Dear students, Assalamu alaikum. Today is 20th July 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the introduction and reading translation of unit number 8, as well as we will do pair of words from grammar and composition. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our second term syllabus from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation, work pages and objective part of unit number 7. Little by little one walks far, रफ्ता रफ्ता इंसान दूर तक चला जाता है. And today we will do reading translation and introduction of unit number 8, Peace, which is a beautiful symbolic poem. Peace is a thought-provoking poem written by the pen of Dr. Hartman, Dr. Sylvia Hartman. As you know, the word peace means aman. Actually, the concept of peace is where a person can live in a state of safety, where there is freedom from disturbance, violence and hostility. Through her poem Peace, the poet emphasizes the value of peace in the society. She is a German poet, and in this poem, which is a short poem, she highlights the two different forms of wind. One is the smashing monster and other as a lover of peace. So let's move to the reading translation. As you know, reading translation किसी भी पोएम की आपके एनुअल पेपर में सब्जेक्टिव पार्ट में ट्रांसलेशन के लिए नहीं आती. हम पोएम का इंट्रोडक्शन और रीडिंग ट्रांसलेशन पोएम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि एक मेजर क्वेश्चन पोएम से रिलेटेड आपका समरी और स्टैंजा से रिलेटेड पेपर में आता है, ठीक है, जिसमें स्टैंजा में और समरी में या होता है. हम 9th में भी समरी हमने तैयार की थी और 10th में भी हमने जो है वो प्रीवियस 2 यूनिट्स जो कि पोएम से रिलेटेड थे उनकी समरी ही तैयार की है, ठीक है. इसमें जब आप रीडिंग ट्रांसलेशन को प्रॉपरली ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि जो शायर है वो इस पोएम में क्या कहना चाहता है, उसका क्या थीम है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका. पोएम की समरी या क्वेश्चन आंसर लिखते हुए फिर आपको जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है, जो थीम आपने अंडरस्टैंड किया है रीडिंग ट्रांसलेशन के दौरान या इंट्रोडक्शन के दौरान पोइट के बारे में, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मटेरियल प्रोवाइड करता है. रीडिंग ट्रांसलेशन इसके 2 स्टैंजाज हैं पोएम के. अगर हम देखें, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में इसके बताया कि ये एक जर्मन पोइटस है डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन, ठीक है, और इसने इसमें विंड की जो 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, 2 पहलू हैं उसके जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनके बारे में डिस्कशन की है. जो मेनली थीम है इस पोएम का वो पीस है, यानी कि अमन, और वो सिम्बॉलिकली इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट जो है वो फिगरेटिव जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस पोएम में एक्चुअली बताना चाह रही है कि हमें वर्ल्ड में पीस चाहिए इसी तरह से जिस तरह से हमें अपनी इंडिविजुअल लाइफ में पीस चाहिए होता है. फितरत का यानी कि नेचर का जो बिहेवियर है डिफरेंट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ वो शो करता है कि किस तरह से डिफरेंट चीज़ों को हर्डल्स फेस करना पड़ते हैं, जिस तरह के हमें अपनी पर्सनल लाइफ में उन हर्डल्स और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बाद हमेशा अल्लाह ताला आसानी देते हैं. बिल्कुल इसी तरह से जैसे कुदरत हमें जो है वो हवा, पानी और पहाड़ों के ज़रिए से ये सबक सिखाती है कि तूफ़ान की शक्ल में हवा हर चीज़ को तोड़ फोड़ देती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देती है, जितनी भी नॉन लिविंग्स और लिविंग थिंग्स हैं. लेकिन जब वो शगुफ्ता और ठंडी हो जाती है तो यही नरम हवा सुबह सवेरे जो है वो कलियों को और पौधों को ज़िंदगी बख्शती है, ठीक है. तो इसलिए पीस को एंजॉय करने के लिए उससे पहले जो स्टॉर्म्स हैं उनको फेस हमेशा करना ही पड़ता है. ये चाहे जो नॉन लिविंग्स थिंग हैं उनकी ज़िंदगियों में अगर हम देखें या अगर हम किसी की भी पर्सनल लाइफ में देखें तो इस तरह के सरकमस्टांसेस फेस करना पड़ते हैं, ठीक है. तो पोइम का जो स्टैंजा है फर्स्ट उसको देख लें. द विंड इज़ नाउ अ रोरिंग स्मैशिंग monster of destruction, wrecking all man's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken, flying. फिर अगेन मैं बता देती हूँ कि रीडिंग ट्रांसलेशन आपको पता है इसकी जो है वो पेपर में नहीं आती, इसलिए इसकी ट्रांसलेशन जो है वो नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको ध्यान से समझ लेना है. द विंड इज़ नाउ, हवा अब
है आ रोरिंग स्मैशिंग। रोरिंग का मतलब होता है चिंगाड़ना, जिस तरह से शेर जो है वो अपने शिकार को देख के या जंगल में धारता है, चिंगाड़ता है, बिल्कुल इसी साउंड को जो है वो रोरिंग बोलते हैं। स्मैशिंग का मतलब होता है कुचल देना या मसल देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, मॉन्स्टर का मतलब होता है बला, कोई अफरियत, और डिस्ट्रक्शन तबाही। ब्रेकिंग ऑल मैंस वर्क, जो कि इंसान के सारे कामों का ब्रेकिंग होता है एक्चुअली किसी भी चीज़ को लेवल कर देना, बराबर कर देना। बिल्कुल जैसे आपने देखा है कंस्ट्रक्शन के दौरान एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि दबा के सारी मिट्टी जो कि डाली हुई होती है उसको दबा के ज़ोर ज़ोर से जो है वो मारते हैं, तो वो सारी जो मिट्टी है उसको एक लेवल पे वो कर देते हैं, उसको बोलते हैं रैकिंग, ठीक है। तो रैकिंग ऑल मैंस वर्क फ्रॉम द वैलीज, फ्रॉम द वेल्स, वादियों से और जो वेल्स हैं बादलों से गुजरते हुए जो हवा आती है, एंड सेंड्स देम स्पिनिंग ब्रोकन फ्लाइंग, और उनको घुमाते हुए ये तोड़ती है और उड़ा के ले जाती है। यानी कि ये तूफ़ान का मंजर जो है वो बताया है कि जब हवा जो है वो तूफ़ान की सूरत में है तो वो रोरिंग और स्मैशिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन है, यानी कि तबाही का एक कुचल देने वाला, मसल देने वाला हर चीज़ को, और चिंगारता हुआ एक अफरियत बला नुमा एक रूप है जो कि इंसान की सारे काम कौन से, जिनमें फसलें हैं, खेत हैं, ठीक है, या फिर जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह हैं जो कि अभी प्रॉपर तरीके से बिल्ड अप नहीं हुई या कमज़ोर हैं, शिकस्ता हैं, उन सब को वो गिरा के एक लेवल पे कर देती है, यानी ज़मीन के बराबर कर देती है। फ्रॉम द वैलीज़, फ्रॉम द वेल्स, और वो वादियों से गुज़रती है हवा, और जब बादलों से गुज़रते हुए आती है तो उनको एक घुमा के एक चक्कर में ले आती है, जिस तरह से गड्ढबाद होता है, ठीक है, और चीज़ों को तोड़ते हुए उनको उड़ा के ले जाती है। आपने देखा होगा आम तौर पर जब तूफ़ान या आंधी आती है घरों में भी जो है वो चीज़ों को हवा इतनी शिद्दत और इतनी तेज़ी से चलती है कि उड़ा के जो है वो चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और जब ख़ास तौर पे ये खुली जगहों पे तूफ़ान की सूरत में आती है, सैंड स्टॉर्म की फॉर्म में आती है, तो बहुत ज़्यादा तबाही लाती है, ठीक है। तो ये एक विंड का, एक हवा का जो है वो एक अलहदा रूप है। हालांकि आम तौर पर अब लाइक जैसे ये गर्मियों का सीज़न है तो हवा जो है वो ठंडी जब चलती है तो हमें कितना सुकून देती है और बहुत ज़्यादा पुरसुकून एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। लेकिन यही हवा उसने कहा है कि जब अपने इस रूप में आ जाती है, मॉन्स्टर के रूप में, तो किसी भी चीज़ को वो खुशगवारियत नहीं बख्शती, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा में देखें, बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर, इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ, एटर्नल stillness, bright blue skies, and all you hear are gentle whispers, far away and unimportant. But all of that is not its core. लेकिन वो कहती है कि शायरा कह रही है कि ये जो रूप है उसका, हवा का, जो तूफ़ान की शक्ल में है, ये उसका असल मरकज़ नहीं है, ये उसकी असलियत नहीं है। इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ, इसका जो असल है, इसका जो मरकज़ है वो क्या है? सच्चाई। एटर्नल स्टिलनेस और लाजवाल स्टिलनेस, खामोशी, साकत हो जाना किसी चीज़ का। ब्राइट ब्लू स्काइज़, उजले ब्राइट ब्लू स्काइज़, नीले जो आसमान है। एंड ऑल यू हियर आर जेंटल विस्पर्स, और वो सब जो कि आप ध्यान से जब सुने तो सरगोशियों की सूरत में हमें हवा गुजरती हुई सुनाई देती है। फार अवे एंड अनइम्पॉर्टेंट, दूर दराज और बहुत ही ज़्यादा गैर अहम, ठीक है। यानी कि शायरा कह रही है कि ये उसकी असलियत, सच्चाई नहीं है हवा की, बल्कि ये क्या है, सच्चाई उसकी कौन सी है? जब आप उसे साकत देखें, स्टिल देखें, और दायमी तौर पर नीले आसमानों में जब आप उसकी सरगोशियाँ सुने, सुबह सवेरे जो ठंडी गुजरती हुई हवा है आपके पास से, जब वो आपके कानों में खूबसूरत सरगोशियाँ करती है, तो वो उसकी जो एक्चुअल असलियत है, वो उसका असल है। एंड अनइम्पॉर्टेंट, ये दूर दराज और बहुत ही ज़्यादा गैर अहम हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब बिल्कुल अपोजिटली उसने 2 स्टैंजाज में उसके 2 एस्पेक्ट्स बताए कि एक में उसने उसको जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव डेवल के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया विंड को, जबकि साथ ही अगले ही स्टैंजा में उसने उसको जो है वो उसकी असलियत बताई कि सच्चाई है, ना कि उसकी जो गरज चमक है हवा की, वो उसकी असलियत नहीं है, ठीक है। तो
इसी तरह से जो ज़िंदगी में हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी इंसान के, वो असल नहीं है, अल्लाह ताला उसको वो नवाजता नहीं है, बल्कि वो इसलिए आती हैं ताकि आप जो एक्चुअल आपकी खुशियाँ हैं उनको बहुत अच्छे अंदाज में इंजॉय कर सकें। क्योंकि जब तक इंसान पे कोई भी मुश्किल या परेशानी नहीं पड़ती उसको जो है वो एहसास ही नहीं होता कि आसानी क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल उसी शख्स की तरह जो कि एक तूफ़ान की सूरत में जो है वो एक समंदर में सफ़र करे और कश्ती में उसको खौफ आए, ये हकायत यकीनन आपने पढ़ी होगी, और वो चीखता था लेकिन उसके जो साथी थे उनको उसका चीखना इस कदर बुरा लग रहा था कि उसको सबक सिखाने का उन्होंने सोचा और उसको समंदर में जो है वो गिरा दिया। ठीक है, कुछ गोते आने के बाद जब उसको कश्ती में बिठाया गया तो वो बिल्कुल स्टिल था। ठीक है, खामोश हो गया। उससे वजह पूछी गई जो है वो कि अब तुम खामोश क्यों हो, तो उसने कहा कि जो खौफ मुझे पानी में गिरने का था वो पानी में गिर जाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कश्ती हमारी जो है वो कितनी सिक्योर है। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्कुल हमें अपनी लाइफ में जो हमारी छोटी छोटी आसानियाँ और खुशियाँ हैं या खुशगवारियत है उसका अंदाज़ा कभी भी नहीं होता जब तक कि हम उसकी जो है वो अपनी मुश्किलात को अंडरस्टैंड ना कर जाएं। इस पोइम में हमने हवा को ज़मीन पर ज़िंदगी की सूरत में देखा है और साथ ही साथ ये तबाही का एक मौजब भी। उसने कहा कि हवा का जो ख़मीर है वो फ़क्त क्या है, सच्चाई है, और ये इस बात की इलामत भी है कि ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ अमन के लिए बनाई गई है, ना कि तबाहियों के लिए। हमें कुदरत की जो शान व शौकत है उसको इस अंदाज से देखना चाहिए कि जिस तरह से कुदरत हमारे साथ सलूक करती है हमें भी लोगों के साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला के लिए ख़ास काम करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो हमारी भी उसी अंदाज में हिफाजत करेगा और तबाही के अंसर जो है वो हमारी तरफ नहीं भेजेगा। ठीक है, ये शायरा ने बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज जो है वो इस पोएम में पीस की फॉर्म में जो है वो दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। वर्ल्ड वाइडली अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं उस सूरत में जो पीस है, अमन है, उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ इन हालात में, इन सरकमस्टांसिस में आ चुके हैं कि वो अगर पीस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कभी भी सर्वाइव नहीं करेंगे और कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे। जो 2 डिफरेंट पॉइंट्स में 2 एस्पेक्ट्स उसने दिखाए हैं शायरा ने, वो हवा जिस तरह से तेज़ी से बदलती है, पहले स्टॉर्म की फॉर्म में और फिर धीरे धीरे आहिस्ता जो है वो खुशगवारियत इख्तियार कर लेती है। इसी तरह से उसने कहा कि दुनिया के बदलते हुए हालात भी इसी तरह से हैं कि कभी शिद्दत आ जाती है और हालात कशीदा हो जाते हैं ममालिक के एक दूसरे के साथ, और कभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरसकून और पुरअमन माहौल हो जाता है। चीज़ों की जो असल हालत है लेकिन वो सिर्फ़ क्या है, अमन में ही पोशीदा है। दुनिया में जितनी भी तमाम जंगें और तबाहियां हैं वो मसनूई हैं और अनचाही हैं, उनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। और कामयाबी से जो हवा, जो नरम हवा सरगोशियाँ करती है, वो ये हमारे कानों में ऐलान करती है कि अमन ही हमारी जो है वो ओनली ट्रूथ है, हतमी सच्चाई है, और इसकी कदर व कीमत जो माशरे में है वो बहुत ही ज़्यादा है और यही तामीरी पहलू रखती है। ठीक है, ये 2 स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, आप डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन की जो अदर वर्किंग है पोइट्री के हवाले से और दुनिया को पीस का जो पैगाम उन्होंने दिया है उस हवाले से, वो आप नेट से सर्च करके इजीली देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पोइट्री और बहुत ही आला पाए की बुक्स जो हैं वो उन्होंने लिखी। 90s की जो है वो इनकी पैदाइश और 90s की ही जो है वो हम इनकी वर्किंग देखते हैं, जितनी भी राइटिंग्स हैं, जितनी भी तहरीरें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, और उसमें जो जदीद ज़माना है उसकी परेशानियाँ, उसकी जो मुश्किलात, उसकी हर्डल्स और उसके जो सॉल्यूशंस बहुत खूबसूरत वे में उन्होंने दिए हैं वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आप डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन को नेट पे ज़रूर सर्च करें। जैसे आप आज आपका लिखने वाला इसमें कोई भी काम नहीं है, सिर्फ इंट्रो था और रीडिंग ट्रांसलेशन थी, याद करने वाला भी कोई काम नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना था पोइम के हवाले से। तो आप ज़रूर जो है वो कोशिश करें कि
5 to 10 मिनट्स जो हैं वो नेट पे इनकी वर्किंग, इनकी जो भी लाइफ स्टाइल है उसके बारे में ज़रूर सर्च करें। ये एक जर्मन राइटर है, ठीक है। थीम इसका डिस्कस कर लें पोइम का। दोनों स्टैंजाज के आखिर में जो है वो थीम लेसन का दिया हुआ है कि नेचर टीचेस अस लेसन थ्रू विंड, वाटर, माउंटेन्स एंड लाइट। विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग, कि कुदरत हमें हवा, पानी, पहाड़ों और रोशनी के ज़रिए से सबक सिखाती है। हवा तूफ़ान की शक्ल में हर शय को तोड़ फोड़ देती है। इन इट्स रेज इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स। अपनी हद में आने वाली और अपने इंतकाम में ये क्या करती है कि दरख्तों को, खेतों को, इमारतों को तबाह कर देती है। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि रैकिंग ऑल मैन्स वर्क, और मैन वर्क्स कौन से हैं? जो उसने दरख्त उगाए हैं, जो उसने खेत बनाए हैं, जो उसने इमारतें बनाई हैं, उन सब को तबाह करके वो ज़मीन के लेवल पे ले आती है। इतनी पावरफुल है। बट व्हेन द विंड इज़ जेंटल, लेकिन जब हवा नरम है, एंड कूल इट गिव्स लाइव्स टू बर्ड्स, लेकिन जब ये शगुफ्ता और ठंडी हो जाती है तो ये क्या करती है? जो कोंपलें हैं उनको ज़िंदगी बख्शती है। बर्ड्स एंड ह्यूमंस, इंसानों को और जो है वो परिंदों को। आपको पता है अच्छे तरीके से कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो है वो हवा कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसमें सांस लेना उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर दरख्त और जो पौधे हैं अगर इनको देखें हम तो इनकी जो नन्हे सुबह फूल और कलियां और कोंपल जो है वो हमेशा नरम सुबह की जो ठंडी हवा है उसी से खिलते हैं। ठीक हो गया। वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स टू एंजॉय पीस। हमें अमन का लुत्फ़ उठाने के लिए पहले तूफ़ानों को सहना पड़ता है। ये आप लाइन जो है वो अपनी समरी में भी जैसे कोटेशन के तौर पे ऐड कर सकते हैं। ये आप एक्चुअली ये लाइन जो है वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स टू एंजॉय पीस, ये इस पोइम का एक थीम है जो कि कम्प्रीहेंसिवली इस एक लाइन में बता दिया गया है कि जो शायरा असल में बात कहना चाह रही थी इस पूरी पोइम में वो क्या थी। ठीक है, तो ये लाइन आप कोटेशन के तौर पे कल जब हम समरी को डिस्कस करेंगे तो उसमें आप ज़रूर इसको ऐड कर लें। ठीक है, लिखने वाला टेक्स्ट बुक का बेटा कोई काम नहीं था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमने इंट्रोडक्शन किया है, रीडिंग ट्रांसलेशन की है सिर्फ़ और सिर्फ। ठीक है, इसको आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है और कोशिश करनी है। बार बार ये आपको बात कह रही हूँ कि नेट पे सर्च किया करें वर्किंग, क्योंकि इसका जो इंट्रो है प्रॉपर पोएटस का वो आपको नहीं दिया हुआ। इसके साथ साथ बेटा आपने पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपके फर्स्ट टर्म सिलेबस में 1 से 40 थे जो कि आपने कंप्लीट कर लिए थे। पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में आपको पता है, ग्रामर एंड कंपोजिशन से ये क्वेश्चन आपको आपके एनुअल पेपर में सब्जेक्टिव पार्ट में आता है, जिसमें आपके जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, वर्ड सेंटेंसेस जिस तरह से 9th में आपने किए थे उसी तरह से आते हैं। एक पेयर की फॉर्म में, जोड़े की फॉर्म में, यानी 2 लफ्ज़ आते हैं और उनका 1 नंबर होता है और उनमें से जो आपका 0.5 की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आप गलत करेंगे तो 0.5 आपका डिडक्ट हो जाएगा 1 से। ठीक है, और इसमें प्रोनंसिएशन इनकी या किसी भी और सिमिलरिटी की वजह से पेयर की फॉर्म इन्हें दी जाती है, अदरवाइज़ इनका जो लिटरल मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो 1 से 40 तक आपने अपने फर्स्ट टर्म सिलेबस में किए। उसके बाद उससे ऑनवर्ड 41 से 50 यानी कि 10 नेक्स्ट जो है वो आपने आज के लेक्चर में अपने ग्रामर एंड कंपोजिशन से तैयार कर लेने हैं। बहुत इजी हैं, उनमें किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उनको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि आप वर्ड जो है वो उसका उर्दू तर्जुमा याद करें और उनके सेंटेंसेस को जो है वो लिख के देखें। कोशिश करें कि लिख के याद करें पेयर ऑफ वर्ड्स। इसके साथ साथ बेटा आपने अपनी डायरी नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, डायरी में हमारा टेक्स्ट बुक का हमने जो काम किया है वो यूनिट नंबर 8 की रीडिंग ट्रांसलेशन और इसका इंट्रोडक्शन था, जो कि लिखने वाला काम नहीं है। और पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपके जो 41 से 50 हमने किए हैं वो भी आपका लिखने वाला काम नहीं है, सिर्फ याद करने वाला काम है। ग्रामर एंड कंपोजिशन पे ये ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, अगर पेयर ऑफ वर्ड्स को याद करने में या इनको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लिखने वाला काम नहीं है, डायरी में प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है प्रिपेयर यूनिट नंबर 8 रीडिंग ट्रांसलेशन एंड पेयर ऑफ वर्ड्स 41 से 50। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी समरी करेंगे। ठीक है, उसको आप अपनी नोटबुक में जो है वो नोट डाउन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।